स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग। अब हम लोगों ने पहले बात करी थी कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंसेस देखे थे, अंतर देखा था। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो हम लोगों ने कहा था कि उसका जनरल फार्मूला Mn6n+ होता है, n पॉजिटिव, यानी जिसके अंदर नंबर्स ऑफ लिगेंड कितने हो 6 हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी अष्टबल की होगी। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर नंबर्स ऑफ लिगेंड कितने हो 4 हो, 4 लिगेंड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल में भी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब विपाटन, विपाटन का मतलब टूटना। ठीक है, अभी हमारी जब बात हुई थी डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल दो भागों में बांटे जा सकते हैं। कैसे बांटते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो हम यहाँ पर उसकी स्प्लिटिंग को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो डी सबशेल होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको थोड़ी सी एनर्जी जाती है तो एनर्जी देने पर ये आइसोलेटेड कंडीशन में आ जाता है। कौन सी कंडीशन में आता है, आइसोलेटेड। हिंदी बोले तो विलगित अवस्था। विलगित अवस्था जहां पर टूटने की संभावना या स्प्लिटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब यहाँ पर स्प्लिट होगा तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है उसका जस्ट अपोजिट स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है। तो ये दो भागों में टूटा, तो यहाँ पर एक तो लोअर एनर्जी लेवल रहेगा और एक हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें दो प्रकार के 2 टाइप्स ऑफ आते हैं। तो पहला जो ऑर्बिटल है वो dx² माइनस y² और अगला हो जाएगा dz²। ऊपर कितने 3 है, तो dxy, dyz और dzx हो जाएगा। इसको हमने क्या नाम दिया था पहले, Eg, और इसका नाम क्या हो जाएगा, T2g। ये नाम दिया गया ग्रुप थ्योरी के बेसिस पर। ठीक, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो एनर्जी है उस एनर्जी के डिफरेंस की बात करते हैं। तो एक तो लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल में यहाँ पर जो एनर्जी गैप रहेगा वो है 0.6 ΔT और अपर एनर्जी जो लेवल है वो 0.4 ΔT रहेगा। या फिर इसको हम लोग 10 dq से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको ΔT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको यदि मैं 10 dq के फॉर्म में बोलूंगा तो 6 dq लोअर एनर्जी लेवल की रेंज है, हायर एनर्जी लेवल की रेंज है 4 dq। तो या तो आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों में से या तो dt वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, dq वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dt का मतलब यहाँ पर हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी चतुष्फल की योगी। अब एक हम क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो घन में कितने कोने होते हैं, क्यूब में कितने कोने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, पर यहां पर क्या होता है कि क्यूब के जो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं, उन 8 कोने में से 4 कॉर्नर पर 4 अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं और जो मेटल होता है वो सेंट्रल में होता है। तो मैं क्यूब से इसका एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना के भी हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो पहले हम बात करते हैं क्यूब की और उसके बेसिस पर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये क्यूब बना दिया। अब जो मेटल आयन है वो कहां रहेगा, सबसे सेंटर में रहेगा। हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो किसके ऊपर है, मेटल आयन के ऊपर। ठीक है, अब उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि लिगेंड के ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज है, सपोज नेगेटिव चार्ज। तो कितने लिगेंड हो सकते हैं, 4 लिगेंड। तो एक लिगेंड यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा इस प्लेस पर आ गया और चौथा यहाँ पर। तो इस मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच है, 4 लिगेंड। तो हम इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को एक क्यूब के समान भी मान सकते हैं। एक घन की जो आकृति होती है उसके समान भी इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, जब हमने कहा कि जब क्यूब की तरह मान रहे हैं
तो क्या एग्जैक्ट क्यूबिक की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? तो नहीं होता। टेट्राहेड्रल में एग्जैक्ट क्यूबिक की तरह होता है क्या? तो नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी तरह भी चलते हैं। हम लोग एक बात करते हैं कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? तो हम कहते हैं कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। हिंदी बोले तो चतुष्फल की होती है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल। क्लियर है? ज्योमेट्री कैसी होती है? तो ज्योमेट्री होती है, यहां पर एम लिखते हैं यानी कि सेंट्रल एटम, और लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। तो यहां पर जो लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन है क्यूब के अंदर और टेट्राहेड्रल के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल की यानी चतुष्फल की आकृति क्यूब जैसी हो सकती है, पर होती नहीं। ठीक, अब हम एक बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? जैसे ऑक्टेट में देखा था ना हमने, अलग अलग वैल्यू निकाली थी, तो उसी तरीके की वैल्यू हम यहां पर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो उसी फॉर्मेट में हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं, जब हमारे पास में मेटल आयन तो एक ही हो, किंतु उससे जुड़े हुए लिगेंड का नेचर चेंज हो जाए। हम कहते हैं लिगेंड टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है कौन सा? वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों की तरफ चलता है। तो पहले बात कर रहा हूं मैं यहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात। हम जानते हैं कि टेबल बनाकर इसको समझ लेते हैं, जिससे पहले वाली हमने क्लास में पढ़ा था। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, पहली जो टेबल है। दूसरी है अरेंजमेंट ऑफ डी सेट। कौन सा अरेंजमेंट है? पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? Eg के अंदर, फिर किसके अंदर जाएंगे? E2G के। फिर बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखना चाहो तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण Eg और T2G में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और लास्ट में हम यहां पर देखेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो डी में मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा उसकी तरफ चलते हैं। यहां समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डेफिनेटली Eg के अंदर जाएगा। दूसरा भी कहां जा रहा? Eg के अंदर। लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फिर Eg में। चौथा भी किस में जाएगा? पांचवा फिर, आ रहा समझ में ना? तो इसे लिखना, पहला इलेक्ट्रॉन Eg में, दूसरा पहला और दूसरा Eg में, तीसरा भी Eg में, चौथा Eg में। चौथे इलेक्ट्रॉन पे तीसरे और चौथे में जाके कंप्लीटली पेयरिंग हो जाए। ठीक है ना? पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? T2G। तो 1 2 1 2 और 1। छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वापस T2G में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। सातवां 1 2 3 4 5 6 और 7। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें में जाके पेयरिंग हो जाएगी।
9th इलेक्ट्रॉन और 10th में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। बना लो इसको। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने, निकाल लो। कितने हो रहे हैं? यहां पेयरिंग हो जाएगा एक में? नहीं। कितना अनपेयर्ड है? एक। यहां भी अनपेयर्ड कितने हैं? 2। यहां पर कितना? 1। यहां पर 0, फिर यहां पर 1 2 3, फिर 2, ठीक है ना? एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? 2 2 4 2 6 2 2 4 5 6 7 8 2। इसमें कितना हो जाएगा? 1। इसमें अब हम चलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की तरफ। ठीक, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू होती है 6 DQ। इसकी वैल्यू क्या थी? 4 DQ। ठीक, लोअर एनर्जी लेवल है इसलिए हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? तो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में Eg के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 DQ, तो -6 DQ हो जाएगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैल्यू हो गई? 6 + 6 कितनी हो गई? 12, तो -12 DQ। इसके लिए दूसरे के आगे चलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। 6 6 और 6 18, -18 इलेक्ट्रॉन प्लस -18 DQ प्लस में लिखूंगा यहां पर P। P मतलब पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर ली। ठीक, आगे चले। एक और इलेक्ट्रॉन आया, 6 6 6 और 6 4 6 जा 24, तो -24 DQ। कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी? 2 ने, तो 2p हो जाए। ठीक है, आगे चलो। अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां से उठकर ऊपर की तरफ चला गया, 5वां इलेक्ट्रॉन। जब 5th इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा, तो अब ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी? 24। 24 माइनस क्या हो जाएगी? 4। कितना हो जाएगा? -20 DQ प्लस 2p तो रहेगा, क्योंकि यहां पर पेयरिंग कितनी हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला इलेक्ट्रॉन एक और हो रहा है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होंगे। 4 + 4 8, यहां कितनी वैल्यू थी? तो 24 DQ थी। इसमें से कितना माइनस होगा? 8 DQ। कर दो माइनस, तो लिख दो -16 DQ प्लस 2p। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना माइनस होगा? 12 DQ इसमें से माइनस हो जाएगा, तो -12 DQ प्लस 2p। अगली कंडीशन, अगला इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। अब देखो 4 4 4 और 4, कितना माइनस होगा? 20 DQ माइनस होगा ना। क्या बचा? -4 DQ प्लस कितनी पेयरिंग है? 1 2 और 3, 3p हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, 1 2 3 4 5। सही है क्या? हाँ यार सॉरी, 16 था। यहाँ कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। और पेयरिंग कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। लास्ट क्या हो जाएगी?
क्योंकि ऊपर कितना वैल्यू 24 डी, नीचे में कितना हो गया 24। इसके लिए कैलकुलेट कर लिया हमने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अब वीक फील्ड के लिए आप लोग खुद करो कैलकुलेटर। कैसे कैलकुलेट करोगे? सीएफएससी देखो, बड़ा सरल सा सीएफएससी निकालना। जो भी हमने निकाला था ना तरीका वही। क्या तरीका है? हमने कहा कि जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, जब इनकी क्या हुई? स्प्लिटिंग हुई। 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। स्प्लिटिंग हुई तो 2 तो सब शेल नीचे की तरफ आ गए और 3 सब शेल ऊपर की तरफ चले गए। जो हमने पहले पढ़ा था वो ये EGA T2GA, इसकी वैल्यू क्या थी? 6DQ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? 4DQ। एक इलेक्ट्रॉन होने पर वैल्यू क्या होगी? 6DQ। 2 होने पर क्या हो जाएगी? इसका डबल हो जाएगी। तो यहां पर हम कर दो -6DQ, इसकी -12DQ। क्लियर यहां तक? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया तो डेफिनेटली ये इसमें से माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है? यहाँ हमने कहा कि हमारे पास वैल्यू 4DQ, यहाँ कितनी है? 6DQ। तो इस डबल जो इलेक्ट्रॉन है की वैल्यू कितनी थी? 12 में से 4 को माइनस कर दो, लिख दो जो आ रहा है -8DQ। फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया 4 4 8 में से 12 माइनस कर दो, -40। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 4 4 8 4 12, यहाँ भी 12, तो क्या हो गया? ठीक, अब यहां तक तो 0 हो गया। वापस शुरुआत कर रहे हैं। फिर क्या होगा? 6DQ। फिर यहां पर एक और, फिर वापस 12DQ। ठीक है ना? फिर एक और यहां आ गया तो फिर माइनस हो जाएगा 4, -8DQ। फिर वापस 8 माइनस कर दो, -4DQ। फिर आप तो इसको पकड़ो यहां से 6 12 8 4 0, 6 12 8 ऐसा कैसे कॉपी होता है? ये किसके लिए है? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है नहीं? सरल सा है, जाएगा याद, कर लेना याद। ठीक है, फिर तुमने पढ़ा CFSC वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड। किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए।